जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेवल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं रितेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में पढ़ा। उससे पहले सैंधव सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, प्राचीन भारत के साक्ष्यों के बारे में पढ़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ रहे हैं। और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हम लोगों ने किस किस राजवंश के बारे में देख लिया। सबसे पहले बृहद वंश, ठीक है, हड़ियक वंश, पुष्पभूति वंश, ठीक है, और पद्मानंद का जो वंश था नंद वंश, उसके बारे में देखा। अब जो हम आज देखने वाले हैं, मगध में प्रथम राजवंश जिसने मगध, भारत और बिहार की क्या काया पलट कर दी, उस राजवंश के बारे में देखेंगे। मौर्य वंश के बारे में देखेंगे, जो कि आपके किसी भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एंशिएंट हिस्ट्री में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको अशोक जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। और इनसे जुड़ा हुआ जितने भी शिलालेख है, गुहालेख है, स्तंभ लेख है, इन सब के बारे में हमें जानकारियाँ, बहुत सारी जानकारी, इतिहास की जानकारियाँ मिलती है, उससे क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, जब हम मौर्य वंश पढ़ते हैं तो मौर्य वंश में ऊपर के तीनों राजे के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो उनके शासनकाल में किस धर्म को, वो किस धर्म के अनुयायी थे और किस धर्म को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया, ठीक है, किस धर्म के प्रति उनकी उदारता रही। जैसे हम सबसे पढ़ेंगे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि वो शुरू में आजीवक संप्रदाय से थे, बाद में उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला में उन्होंने 298 ईस्वी पूर्व में क्या किया था, अपने संथारा विधि से या संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया था। जब हम संथाला या संलेखना विधि की बात करते हैं तो आप पढ़े होंगे कि आधुनिक समय में राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या किया, अनुच्छेद 306 और 309 के तहत इसको क्या कर दिया, आत्महत्या की श्रेणी में ला दिया। और कहा गया कि आप जो कोई भी जैन भिक्षु जो है क्या कहते हैं, अपना संलेखना विधि से अपने प्राण निछावर नहीं कर सकते, प्राण नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, राजस्थान हाईकोर्ट के जो दिया गया जजमेंट था उस पर रोक लगा दिया। और उसके बाद अभी जो है फिर वही पुराना वाला विधि चलते रहता है। ठीक है, ये इसके बारे में हम देखेंगे। अब हम लोग आते हैं मौर्य साम्राज्य बारे में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का क्या साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, उसके पहले हम थोड़ा उसके बारे में, अशोक के स्तंभ लेख के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहाँ से क्या चीज़ जानकारी मिलती है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरातत्व, उसका पुरातत्व महास्थान, ये जो पड़ता है आपको बांग्लादेश में पड़ता है। और एवं शाहगोरा अभिलेख जो आप लोग जानते हैं गुजरात के, गोरखपुर यूपी में है, उसमें क्या मिलता है, हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियाँ मिलती है। और इसमें ही अकाल के समय, जिस तरह आप लोग पढ़िएगा, अंग्रेज के समय जो अकाल पड़ा था, पटना में क्या किया गया था, गोल घर का निर्माण किया गया था, उसी तरह यहाँ अन्न के भंडार के विषय में हमें जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, उसके बाद शाहगोरा संपूर्ण मौर्य काल का एकमात्र लेख है। ठीक है, जिसमें आपको संपूर्ण मौर्य वंश के बारे में जानकारी आपको मिलता है शाहगोरा से। ठीक है, जो ताम्रपत्र पर अंकित है, ये शाहगोरा अभिलेख इस पे लिखा गया, ताम्रपत्र पर लिखा गया। अब आते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज किसने किया था और किस अभिलेख का खोज इन्होंने किया था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इन्होंने 750 ईस्वी में पी पेंथलर ने कौन सा, दिल्ली टोपरा, ठीक है, जब हम दिल्ली टोपरा ध्यान में आता है तो FST फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमको याद आता है। इन्होंने क्या किया, टोपरा कहाँ पड़ता है, हरियाणा के अंबाला जिले में पड़ता है। और वहां से इन्होंने कहाँ ले गया, दिल्ली ले आए थे। ठीक है, उस सबसे पहले इन्होंने पढ़ा था, 750 ईस्वी में इन्होंने खोजा। और 837 ईस्वी में 37 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, जेम्स प्रिंसेप ने इसी अभिलेख को क्या करा था,
सही ढंग से पढ़ा था। ठीक है, तो पूछता है सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख का खोज किसने किया था, तो फी पैंथलर ने किया था। कब किया था, 750 ईस्वी में। और उसको पढ़ा कौन था, जो पढ़ा था जेम्स फिलिप प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख जो है भाब्रू अभिलेख है। ठीक है, भाब्रू अभिलेख है, लघु अभिलेख, भाब्रू लघु अभिलेख जो है सबसे लंबा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अशोक का सबसे छोटा अभिलेख जो है वह रुमनीदेही अभिलेख है। कौन सा है, रुमनीदेही अभिलेख है। ठीक है, और सबसे लंबा, सबसे बड़ा हम लोग देख लिए भाब्रू, सबसे छोटा रुमनीदेही, और सबसे लंबा बोलेगा, लंबा मतलब ये लंबाई। ठीक है, तो ये लंबाई किसका है, जो अशोक का 7 स्तंभ लेख है उसमें से एक लेख है, 7वां स्तंभ लेख इसका सबसे लंबा है। ठीक है, और सबसे सुरक्षित शिलालेख जो है वो गिरनार शिलालेख सबसे सुरक्षित माना जाता है और सबसे सुंदर भी इसी को माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक रहे, 1822 से लेकर 298 बीसी पूर्व तक रहे। ठीक है, ये जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे और मौर्य वंश की स्थापना करने में इनका साथ किन्होंने दिया था, चाणक्य ने दिया था, जिन्हें हम समुद्रगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक, तो होता क्या है, इन्होंने किया और बहुत सारे इतिहासकारों ने इनका क्या नाम, कोई सेंडिकोटस बोले, कोई एंडियोकसट बोले, और विलियम जोन्स ने इनका नाम क्या हुआ, सेंडिकोटस ही कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, इसका जिक्र किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रीक साहित्य में सेंडिकोटस या एंड्रोकोटस कहा जाता है। ठीक है, स्ट्राबो, मेगास्थनीज, एरिन, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य का क्या कहा, सेंडिकोटस कहा। ये भी हो जाता है, इसमें आपको मेगास्थनीज का नाम याद रखना। ठीक है, ठीक है, और जस्टिन का नाम याद रखना। ठीक है, जस्टिन जो थे इन्हीं के मतलब जब हम देखेंगे इनके ससुर या इनकी जो वाइफ थी हेलना, हेलना के भाई के रूप में जानते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद प्लूटार्क ने इन्हें क्या कहा था, एंडोकोटा कहा था। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम इन्हें सेंडिकोटस को ही किस नाम से पहचान किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से पहचान किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है जो इनकी माता का नाम मुड़ा था और ये जो थे पिपलीवन, अब जब तक लिच्छवी साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहीं से पिपलीवन एक छोटा सा राज आता था, वहीं की क्या कहती शासिका मतलब रानी थी और उन्हीं के ये पुत्र थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। तो पूछता है भारतीय साम्राज्य के प्रथम संस्थापक किसे कहा जाता है, उद्धारक किसे कहा जाता है, मुक्ति भारतीय समाज को भारतीयों का मुक्तिदाता किन्हें कहा जाता है, ये सब पूछता है। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम नायक किन्हें कहा जाता है, और भारत का मुक्तिदाता किन्हें कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ये आप लोग एकदम याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो पूछ देगा आपको भारतीय साम्राज्य के प्रथम संस्थापक किन्हें कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किन्हें कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम नायक किन्हें कहा जाता है, तो ये भी चंद्रगुप्त मौर्य को। और भारत का मुक्तिदाता भी किन्हें कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है, विशाख दत्त का जब मुद्रा राक्षस पढ़िएगा तो इसमें कहा जाता है जो मौर्य वंश जो था वो मौर्य को पालन करता और निम्न कुल के थे। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत जगह आप लोग देखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, निम्न कुल का कहा जाता है। ठीक है, और पतंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा, किसकी जानकारी गई, तो उसके राजसभा के बारे में जानकारियां दिया गया है। तो पूछता है चंद्रगुप्त के राजसभा की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो पतंजलि के महाभाष्य में से हमें जानकारी मिलती है। तो उसके बाद आते हैं सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने क्या किया था, जब सिकंदर, आपको पता है सिकंदर धनानंद के समय में थे, सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, जो जिन्हें सिकंदर ने क्या किया था, भारत से जो भारतीय महाद्वीप का जो जीता हुआ क्षेत्र था उस क्षेत्र का क्या किया था, उसको प्रतिनिधि दिया था। जो आप यहाँ क्या कीजिए, शासन व्यवस्था सिकंदर के नाम पे शासन व्यवस्था चलाई। लेकिन सिकंदर के मरने के बाद इन्होंने क्या किया था, पूरी तरह उस जगह पे सेल्यूकस निकेटर का अधिकार हो गया। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो लड़ाई हुई थी वो 305 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में हारने के बाद क्या किया था, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या कॉर्नेलिया, कहीं देखिएगा कॉर्नेलिया किस विवाह का किसके द्वारा किसके से कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। ठीक है, और साथ ही इन्हें 4 प्रांत कंधार, हेरात, मकरान, ठीक है, ये सब क्या क्या था, दान दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें 500 का हाथी उपहार स्वरूप दिया था। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद दूत, और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने एक दूत जिनका नाम मेगास्थनीज था,
ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इनके दरबार में भेजा था। ठीक है, इनका जो मृत्यु हुआ था हम बताए, अभी बता चुके हैं, जो संलेखना विधि से इनका उपास, संलेखना विधि में उपास के द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी, और जैन भिक्षु भद्रबाहु ने इन्हें दीक्षा दिया था। और श्रवण बेलगोला मैसूर में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी, 298 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है, कहा जाता है श्रवण बेलगोला जब आपको मन में आता है कर्नाटक का श्रवण बेलगोला, तो आपको याद रखना चाहिए श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, बाहुबली की मूर्ति है, उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। वो क्या था, ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र, बड़े पुत्र का जो है वो प्रतिमा लगाया गया है वहाँ। ठीक है, श्रवण बेलगोला में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सुदर्शन झील का क्या क्या था निर्माण करवाया था, और इसी झील को आगे चल के बहुत सारे मुस्लिम शासक भी और हिंदू शासक भी और भी इसका क्या कहते हैं पूर्ण जीर्णोत्थान किए थे, मतलब उसमें उसके साफ सफाई में योगदान दिया था। ठीक है, तो सौराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र के जो गवर्नर थे पुष्पगुप्त वैश्य, उनके द्वारा क्या क्या था इसका निर्माण किया गया था। तो पूछता है तो चंद्रगुप्त के कौन सा गवर्नर ने इसके निर्माण किया था, तो पुष्पगुप्त वैश्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त की संज्ञा प्राचीनतम अभिलेख या साक्ष्य में कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त किस अभिलेख में कहा गया था, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया था। कहेगा, आपको पूछ देगा चंद्रगुप्त का जिक्र किस अभिलेख में किया गया था, तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया था। ये आप लोग को याद रखना है, वीपीआई हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद, चंद्रगुप्त ने जब गद्दी यहाँ छोड़ के वो चले गए, तो उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को क्या किया था, यहाँ का शासन हाथों में दिया था। बिंदुसार के बारे में कहा जाता है, इन्होंने जिस तरह इनके पिता ने इनको गद्दी दिया, इन्होंने एक थोड़ा सा भी विस्तार नहीं किया, लेकिन जो भी इनका क्षेत्र मिला था उस क्षेत्र को इन्होंने क्या किया, सुरक्षित रखा। और सुरक्षित रखने के बाद इनके बाद जो पुत्र आए अशोक, उनको क्या किया था, उनको हस्तांतर कर दिया, उनको दे दिया था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है, शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। ठीक है, और महाभाष्य में इन्हें शत्रु विनाशक की संज्ञा दी गई। ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे। अब आते हैं अन्य नाम। वायु पुराण में, अन्न पुराण में या जैन ग्रंथ में इनके नामों का जिक्र किया गया था। वायु पुराण में इन्हें भद्रसार या मद्रसार कहा जाता है। ठीक है, और अन्न पुराण जो थे वहां उसमें क्या कहा जाता है, वड़ीसार इन्हें कहा जाता है। अन्य पुराण में इनको क्या कहा जाता है, वड़ीसार, लेकिन वायु पुराण में इन्हें क्या कहा जाता है, भद्रसार या मद्रसार कहा जाता है। ठीक है, जैन ग्रंथ में इन्हें क्या कहा जाता है, शिष्यन कहा जाता है। जैन ग्रंथ में इन्हें क्या कहा जाता है, शिष्यन की संज्ञा दी गई है। और इनकी माता जो थी, माता का क्या नाम था, दुर्धरा इनकी माता थी। ठीक है, बिंदुसार की माता का क्या नाम था, दुर्धरा थी। और ये जो थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, तो इनके बारे में पूछता है कि संप्रदाय से थे, आजीवक संप्रदाय के थे। और इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने बौद्ध और जैन दोनों को संरक्षण दिया। और इनके समय में जैन धर्म में व्यापारी वर्गों ने बहुत ही क्या किया था, उत्थान किया था, अपने आप को बहुत ही विस्तार किया था। ठीक है, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था। ठीक है, जिसमें से प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था, दूसरे का सुसीम को। तो जब प्रथम विद्रोह हुआ था उस समय कहा जाता है कि उस समय वहां का जो गवर्नर जो था, वहां का गवर्नर कौन था, सुसीम वहां का गवर्नर थे प्रथम विद्रोह के समय। और द्वितीय विद्रोह के और ठीक है तक्षशिला का, और ये उस समय जो थे ये दूसरी जगह का गवर्नर थे। ठीक है, और द्वितीय विद्रोह जब हुआ था उसको दबाने के लिए किनको भेजे थे, बिंदुसार ने सुसीम को भेजे थे। सुसीम अशोक के बड़े भाई थे। ठीक है, और बिंदुसार के ज्येष्ठ पुत्र थे। उसके बाद विदेशी यात्री इनके दरबार, विदेशी यात्री कौन आए थे, डायमेकस इनके दरबार में आए थे, जो किनके द्वारा भेजे गए थे, तो एंटियोकस प्रथम के द्वारा भेजे गए थे। ठीक है, वो कहाँ के निवासी थे, सीरिया के निवासी थे। ठीक है, और दूसरा होते हैं डायनीसियस, ये जो थे टॉलमी द्वितीय के राजदूत थे, मिस्र के निवासी टॉलमी द्वितीय के थे। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से, ये जो थे सीरिया निवासी, इनसे इन्होंने 3 चीजों की मांग की थी, जिसमें एक मदिरा, हम लोग अभी जिसको हम दारू कहते हैं। ठीक है, दूसरा सूखी अंजीर जिससे दारू बनती है, और तीसरा दार्शनिक। तो सीरिया का जो एक नियम था, उनका वहाँ का नियम ये था, जो वहाँ के जो भी राजा थे वो क्या कहते थे, दार्शनिक को नहीं भेजते थे। दार्शनिक को भेजना वहाँ अशुभ माना जाता था, इसलिए उन्होंने दार्शनिक को नहीं भेजा और मदिरा और सूखी अंजीर को क्या किया था, यहाँ भेजा था। ठीक है,
उसके बाद आते हैं इनके प्रधानमंत्री। इनके प्रधानमंत्री आपको पता है जो प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य थे। मौर्य वंश के प्रधानमंत्री मूल रूप तब चाणक्य थे, लेकिन चाणक्य के चले जाने के बाद उनके जो शिष्य थे राधा गुप्त वे प्रधानमंत्री रहे। लेकिन कहीं के आपको कहीं को देखने को मिलेगा खल्लाटक इनके प्रधानमंत्री के रूप में देखा। तो वो क्या था, 500 मेन आदमियों का एक समूह था जिसके संचालन के लिए खल्लाटक थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसके प्रधान कौन होते थे, खल्लाटक थे। ठीक है, ये याद रखना। राधा गुप्त बाद में प्रधानमंत्री बने। अब आते हैं अशोक, ठीक, जिसे हम लोग महान अशोक भी कहते हैं, सम्राट अशोक भी कहा जाता। इन्होंने क्या कहता, मौर्य वंश को एक ऊंचाइयों पर ले गया। लेकिन इनका जो था कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था, मगध का धीरे धीरे करके ख्याति धूमिल होती गई। ठीक है, उसके बाद में देखते इनका जितना भी अभिलेख है उसमें किसी में इन्होंने प्रियदर्शी के नाम से प्रसिद्ध हैं, किन्होंने अशोक वर्धन के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो वही हम देखेंगे। अशोक ने अपने नाम को अशोक किस में कहा था, मास्की अभिलेख में इनका क्या नाम था, अशोक का जिक्र किया गया था। अशोक मौर्य का जूनागढ़ अभिलेख में इनका था। अशोक वर्धन पुराणों में इन्हें क्या कहा जाता है, अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। राजा अशोक के नाम से निट्टूर लघु शिलालेख जो है, लिटूर लघु शिलालेख में इसमें क्या राजा अशोक कहा गया था। और देव नाम प्रिय अशोक राजा, ये गुर्जरा लघु स्तंभ लेख में शिलालेख में कहा गया है। ठीक है, गुर्जरा लघु शिलालेख में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं राजा अशोक या देव नाम प्रिय, ये जो था उदय गोलम लघु अभिलेख जो है, उदय गोलम लघु अभिलेख है। देखिए आगे जब हम जाएंगे तो ये कहाँ है और इसकी खोज किसने की थी वो हम आपको दिए हुए हैं, उसके वहां देखेंगे। ठीक है, और प्रियदर्शी राजा का जो है कंधार बृहद अभिलेख में जानकारी मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और प्रियदर्शी राजा मगध का जो था भाबरू बैराट लघु स्तंभ लेख में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद अशोक का सारनाथ स्थित स्तंभ लेख। ये लिखने का मेन मतलब जो था, हम लोग को याद होगा 15 अगस्त 1947 को भारत, इसको हम क्या मांगे, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसे मानते हैं। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में क्या अशोक स्तंभ को भारतीय प्रतीक के रूप में मानते हैं। अशोक स्तंभ जब आप देखेंगे तो इस तरह से है। ठीक है, यहाँ शेर है और ये स्तंभ, ठीक है, स्तंभ हो गया। इस पे जो शेर है वो चार शेर हैं और चारों दिशा में इनका शेर है। इसके नीचे में चार क्या कहते हैं जीव है, पशु हैं, जिसमें गज, अश्व, बैल और सिंह है। ये जो है चार देवताओं का क्या करता है, प्रतिनिधि करता है। पता है, गज हाथी जो किसका हाथी वाहन था, इंद्र का। और अश्व जो था सूर्य का। और शिव का जो है आप जानते हैं बैल इनका वाहन है। और दुर्गा का सिंह है। ये चारों भगवान का देवताओं का क्या करता है, प्रतिनिधि करता है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो इसी स्तंभ लेख को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में चुना गया था। ये आपको भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। इनके अशोक के माँ का नाम क्या था, सुभद्रांगी था। ये जो है दिव्य वादन जो है ये पुस्तक है, उसी में इनके नामों की जानकारी मिलती है। और इनकी कई सारी पत्नियां थी, जिसमें से देवी इनकी प्रथम पत्नी थी और विदिशा की राजकुमारी थी। और इनसे ही दो पुत्र, एक पुत्रियां हुए थे, महेंद्र और संगमित्रा। ठीक है, और रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है, इलाहाबाद अभिलेख को रानी का अभिलेख या कौशंबी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और उसमें किस रानी का जिक्र मिलता है, जिनसे ये सबसे ज्यादा प्यार करते थे, कौरवकी का जिक्र मिलता है। पद्मावती से ही कुणाल, जो अशोक के बाद शासक बना था, उस कुणाल, उसका जिक्र, उनके माता का नाम क्या था, पद्मावती था। राजरोहन के पूर्व अशोक उज्जैन और अवंती का क्या था, शासक था। तक्षशिला में जो प्रांतीय क्या था अशांति फैला था प्रथम बार, तो ये यहीं के साथ क्या थे, गवर्नर थे और प्रथम बार इनको भेजा गया था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं, बौद्ध बनने से पहले, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक को क्या कहा जाता, चंड अशोक कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को यहीं कदम कुआं पटना में क्या कहता काट के कुआं में गिरा दिया था। ठीक है, तो ये उनको बारे में पूछा जाता, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक को क्या कहा जाता, चंड अशोक के नाम से हम लोग जानते हैं। अशोक को क्या कहा जाता है, किसका जनक कहा जाता है, शिलालेखों का जनक अशोक को कहा जाता है। ठीक है, पूछता है शिलालेखों का जनक किन्हें कहा जाता है, अशोक को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेख का बहुत ज्यादा प्रचलन हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अशोक कालीन शब्द। इनके समय में बहुत सारे शब्द था जिसका जिक्र किया गया है, जैसे भाग, कृषकों द्वारा उत्पादन से प्राप्त कर,
तो जो कृषक जो थे उससे जो हम लोग कर लेते, कृषकों से जब कर लेते तो 1/6 भाग, ठीक है। और बाद में हम लोग देखेंगे जो कौशाम्बी अभिलेख में हम लोग क्या कहते 1/8 कर दिए थे, तो जिसमें अब इनका जितना भी अभिलेख था वो क्या था, सामाजिक जीवन पे आधारित था, सामाजिक प्रशासनिक जीवन पे आधारित था। लेकिन वही एक जो था वो क्या था, आर्थिक जीवन पे आधारित था। उन्होंने कर को समाप्त किए थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पूछेगा भाग जो है वो उपज का हिस्सा होता था। प्रवेश जो था आयकर था, जो हम जितना कमाते हैं उसका 20% आपको देना पड़ेगा, जितना महीना में कमाइएगा। उसके बाद निष्कर्मणीय ये जो था निर्यात कर था। प्रणय ये आपातकालीन कर था, आपातकालीन कर था। उसका बलि ये किसी प्रकार का एक प्रकार का भू राजस्व था, ठीक है। तो पूछता है बलि क्या था, एक प्रकार का भू राजस्व था। हिरण्य जो था अनाज के रूप में न देकर नगद लिया जाता था, ठीक है। तो होता क्या था, जब जैसे किसी से अनाज नहीं लेकर उसको नगद लिया जाता था, हिरण्य लिया जाता था, ठीक है। अब परिहारक, परिहारक जैसा था, वैसे गांव जो कर से मुक्त रहते थे उसे क्या कहा जाता, परिहारक कहा जाता था। तो ये भी हो जाता है, परिहारक किसे कहा जाता, वैसे गांव जहाँ जो कर से मुक्त है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं अशोकों के, जो हम लोग 14 जितने भी अभिलेख हैं उनके खोजकर्ता कौन है और कहाँ ये अभिलेख है, इसके बारे में हम लोग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखना है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ठीक है। तो इसको कौन खोजे थे, पी पैंतला 1750 में। उसके बाद दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा, ठीक। कैप्टन पॉलियर ये 1885 में खोजा गया था, ठीक है। बराबर नागार्जुन ये बिहार में है, ठीक है। हम लोग को याद रखना कौन खोजे उसके बारे में नहीं याद रखना, सबसे पहले हमको याद क्या रखना, कहाँ है स्थित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ है इसके बारे में हम लोग को क्या करना, जानकारी लेना है, ठीक है। गिरनार कहाँ है, गुजरात में, गिरनार कहाँ है, गुजरात में है। इलाहाबाद स्तंभ आप लोग जाते हैं प्रयागराज में। शहबाजगढ़ी ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। धौली कहाँ है, उड़ीसा में, ये भी हो जाता है, आगे हम देखेंगे। धौली कहाँ है, उड़ीसा में। फाबरू कहाँ है, राजस्थान। और जौगढ़ कहाँ है, ये उड़ीसा में, जौगढ़ कहाँ है, उड़ीसा में। और भी है। उसके बाद आ जाते हैं कलसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कलसी कहाँ है, उत्तराखंड में। पूछता है कलसी अभिलेख जो है कहाँ मिला है, उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद रामपुरबा ये यूपी में है, सॉरी बिहार में है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। तो रामपुरबा कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। मनसेरा ये जो है, मनसेहरा ये जो कहाँ पड़ता है, पंजाब में, ठीक है। मनसेहरा कहाँ पड़ता है, पंजाब में। उसके बाद निगाली सागर ये जो है कहाँ पड़ता है, नेपाल में। रुमनी देही ये नेपाल में, रुमनी देवी ये दोनों नेपाल के क्या कहते हैं, तराई भाग में पड़ता है। सारनाथ आप लोग को बिहार में पड़ता है। और मॉस्की कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। मॉस्की कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना कहाँ पड़ता है ये। और अगर आप लोग खोजकर्ता याद रखें, खोजकर्ता पूछता नहीं है, ठीक है। आपको कब मिला ये खोजता नहीं, पूछता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या पीपीटी में आपको दिए हैं। अगर आपको अधिक जानकारी ये याद हो जाने के बाद कहाँ है तो आगे जानकारी लेना है, तो कौन खोज करता है और कब खोजा गया था ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अगर याद करने की शक्ति ज़्यादा है तो इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, हम जब बोले अशोक का क्या हुआ, अशोक अपने समय में बहुत सारे क्या हुआ, अपने पुत्रों को भी और जो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे उनको क्या किया था, अलग अलग कंट्री में, अलग देश के अलग अलग हिस्सा में क्या किया था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। उस वही हम लोग देखते हैं, महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, ठीक है। महारक्षित को कहाँ भेजा था, यूनान देश भेजा था, ठीक। महादेव को कहाँ भेजा था, मैसूर भेजा था। इसमें से सबको नहीं याद रखना, ठीक है। महाधर्म रक्षक को कहाँ भेजा, महाराष्ट्र, ये भी याद नहीं रखना। मंजनीतिक कहाँ भेजा, वो भी नहीं। रक्षित को कहाँ भेजा, ये भी नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद सोन और उत्तरा को ये आ जाता है, सोन और उत्तरा को कहाँ भेजा था, स्वर्ण भूमि भेजा था, ठीक है। ये याद रखना है। इसमें से आपको किसको याद रखना, इसको याद रखना, इसको याद रखना, इसको याद रखना, ठीक। और इसको याद रखना, ठीक। ये आप लोग को एकदम क्या करना, एकदम माइंड में रखना है। बाकी वो सब भी रख सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पूछा हुआ है। अब जब प्रीवियस ईयर मारिएगा, आप किस बिहार का हो, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप प्रीवियस ईयर जब मारिएगा तो आपको पता चलेगा क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता। तो मेरे हिसाब से आप लोग क्या कीजिए, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको देखते हुए आप एनसीईआरटी भी आप क्या कीजिए 6 to 12 पढ़िए। ये नेक्स्ट लेवल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भी बहुत जल्दी एनसीईआरटी शुरू करने का बात चल रही है, शुरू होगी तो हम आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे देंगे इसका, ठीक है। साथ ही आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर मारिए और जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और साथ ही
उससे जुड़ा हुआ उसका सिलेबस लेके अपने रूम में सबसे पहले जहाँ पढ़ते हैं टेबल कुर्सी पे, तो पहले सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, बेड पे सो के पढ़ना छोड़ दीजिए, टेबल कुर्सी पे पढ़ना शुरू कीजिए। और टेबल कुर्सी पे क्या कीजिए, एक प्रॉपर वे में वहाँ बड़ा सा पेज, व्हाइट पेज सटाइए, अपना जो सिलेबस है सिलेबस लिखिए। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या कहते हैं, स्टिक नोट आता है उसको चिपकाते रहिए, और उसको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, और एनसीईआरटी पढ़िए। मॉर्निंग उठिए, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, योगा करने के बाद एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। वो आपको बहुत ही देखिए धीरे धीरे क्या होता है, अब कल जैसे कल एएसआई स्टेनो का एग्जाम था, ठीक है, और आज से पहले 2 बार जो एग्जाम हुआ था जिसमें हम खुद बैठे थे, ठीक है, तो उसका एग्जाम का जो पैटर्न था बहुत ही लो था। लेकिन अब क्या किया, उसका पैटर्न बदल दिया है, और क्वेश्चन क्या कि बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगा है। तो क्या करना है बच्चे को, आपको बिहार से भी पढ़ना है, और बिहार के पड़ोसी जैसे नेपाल है, पड़ोसी राज्यों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट था। और करंट से जुड़ा हुआ जितने भी घटना है, जैसे हम आपको पीछे बताया था, राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या किया था, 306 317 को क्या कहता विरोध का अथी लगा दिया था, रोक लगा दिया था, आत्महत्या की श्रेणी में ला दिया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कहता खारिज कर दिया और रोक लगा दिया उस अथी पे, नियम वर्डन पर या उस जजमेंट पर। ये हो गया। उसके बाद जैसे धौलावीरा को क्या किया था, एक यूनेस्को ने एक साइट के रूप में क्या कहता उसको नमनीत किया था, या उसका क्या कहता उसको घोषित किया था। तो इसके बारे में भी हम देख लेंगे। फिर उसके बाद हम बोले थे जो मतलब सिंधु सभ्यता के बहुत सारे स्थल है जिनका 7 बार पुनर्निर्माण हुआ, और 7 बार वो क्या हुआ, उसका विखंडन हो गया, मतलब बाढ़ के कारण या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण क्या हुआ, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो इसके बारे में भी ये सब हो गया। और उसके बाद जो है हम बहुत सारे चीज़ आपको अशोक से जुड़ा बहुत सारा स्तंभ लेख के बारे में है, जो हम अभी क्या कहते हैं आपको हम शॉर्ट नोट बता रहे हैं। इसके बारे में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको कुछ जानकारियां एक हर क्लास के बीच लास्ट में 5 मिनट 2 मिनट का अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में, लघु शिला लेखों के बारे में, गुहा लेखों के बारे में जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम देते रहेंगे। चलिए हम फिर आगे आते हैं। उसके बाद आते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेखों एवं उनके 14 शिलालेखों के बारे में है। ये जो 14 है बृहद शिलालेखों के बारे में, किस शिलालेख में क्या दिया गया, इसके बारे में आपको क्या करना, इसको याद रखना, बहुत ही छोटा है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप जानवर को नहीं मारना है, जानवर को नहीं मारिएगा। उसके बाद जब जानवर को नहीं मारना, अगर मान लीजिए जानवर को गलती से चोट लग गया तो क्या करना है, उसका चिकित्सा करना है। जब मान लीजिए जानवर का ही करना है, मनुष्य का नहीं करना है, तो मनुष्य को भी करना है। तो उसमें क्या है, सेकंड वाला में पशु और मनुष्यों के दोनों को क्या करना, चिकित्सा करना, चिकित्सा व्यवस्था करना, ये ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा जो होता है इसमें राजकीय अधिकारी, जितने भी राजा के बाद जितने भी अधिकारी हैं उनको आदेश दिया गया था हर 5 वर्ष में क्या करेंगे, वो अपने क्षेत्र का दौरा करेंगे, ठीक है, दौरा करेंगे, और वहां जो राजा के द्वारा जो धार्मिक नियम कानून चलाएंगे उसका क्या करेंगे, आप पालन करवाएंगे, ठीक है। उस नियमों का भी उल्लेख करेंगे सब जनताओं के बीच, जिससे जनता क्या करेंगे, धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद चौथा जो होता है, अशोक कलिंग युद्ध से पहले आपको पता है वो मारकाट में जब जो राजा अपने भाइयों को मारकर शासक बना तो उसका क्या नीति रहेगा आपको पता है ना। तो क्या कहते थे, भेरी घोष, मतलब मारकाट में विश्वास रखते थे। उन्होंने क्या किया था, जब धर्म की अति हुआ था तो भेरी घोष की जगह उन्होंने क्या किया था, धर्म घोष, मतलब एकदम शांति स्थापित करना और शांति रूप से मतलब शासन को चलाना है। ऐसा नहीं है जो शासन चलाने के लिए, जैसे भारत में भी शासन चल रहा है तो क्या चल रहा है आपको बताना, गणतंत्रात्मक चल रहा है कि प्रजातंत्रात्मक चल रहा है। तो गणतंत्रात्मक चल रहा है, तो गणतंत्रात्मक चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के बाद हर विभाग का जितना भी 52 विभाग है, 52 विभाग का एक क्या कहते हैं मंत्री है, ठीक है। वो सब क्या करते हैं, उसके बाद उनके जो आईएएस अधिकारी हैं, पीए है, ठीक है, आईएएस अधिकारी बताते हैं। और हर राज्य में क्या कहते हैं, हर राज्य का भी में जो मंत्रिमंडल है उसमें भी जैसे ऊपर में रक्षा मंत्री है तो हर राज्य में भी रक्षा मंत्री है, और ये रक्षा मंत्री है जो अपने राज्य का सारा रिपोर्ट उस रक्षा मंत्री को देता है, ठीक है। वो क्या करता है, कैबिनेट मंत्री, वो प्रधानमंत्री से जिक्र करता है, और एक शासन व्यवस्था पूरे देश का शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाता है, ठीक है। तो वही जो था, मारकाट की जगह पे हम लोग क्या करें, शांति से अपना शासन व्यवस्था चलाएं, उसके बारे में। उसके बाद 5वां जो आता है धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति। इससे पहले जितने भी थे उसमें धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति नहीं की गई थी, ठीक है। यहाँ धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति के बारे में जिक्र होता है, ठीक। उसके बाद आते हैं छठा जो है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती है। मतलब किस तरह हम अपने आप को क्या करेंगे, नियंत्रण स्थापित करेंगे, ठीक है। हम किस तरह जो क्या करेंगे, अपने नियम कानून, हर देखिए नियंत्रण का मतलब ये होता है, जो मान लीजिए हम टीचर हैं तो मेरा काम क्या है, बच्चे को सही ढंग से पढ़ाना। अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसको 20 बार समझाना। आप स्टूडेंट, आपका क्या है काम है, जो मतलब सही ढंग से
क्या हमको पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, उस पर माता पिता का काम है बच्चे को पैसा देना, बच्चे का लालन पालन करना, ये सब ध्यान रखना है। आत्मनियंत्रण मतलब अब यहाँ आए और मतलब हम मेरा काम कुछ है और उसके बाद गांजा पी रहे, दारू पी रहे, मस्ती कर रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं, ये सब नहीं, ठीक है। तो अपने आप में क्या करना, नियंत्रण रखना है, ठीक है, आत्मनियंत्रण रखना, अपने मतलब आचरण को शुद्ध रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 7वां और 8वां है, इसमें जो इन्होंने अशोक के द्वारा जितने भी तीर्थ यात्रा की गई थी, अब हमें क्या कहते हैं शासक बने के 8वां वर्ष, 10वां वर्ष, 12वां वर्ष, 20वां वर्ष, ये जो जहां भी गए थे उसके जिक्र हमें मिलता है, ठीक है। नामा जो है इसमें सच्ची सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का मतलब हम राजा जो है किसी को भेंट जो करेगा उसके बारे में और शिष्टाचार के बारे में इसमें जिक्र किया गया था, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोग को हम जब वीडियो का देख रहे थे तो उसमें कुछ बच्चों ने कहा था कि सर बहुत तेजी से पढ़ाते हैं और हमको क्या मिलता है, इसको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो होता है, हम क्या करेंगे, पीपीटी तो आपको पता होगा, इसके जब जाइएगा नेशनल लेवल एकेडमी के टेलीग्राम में जाइएगा तो वहाँ नेशनल लेवल एकेडमी में जाके वहाँ आपको पीपीटी मिल जाएगा क्लास का। अगर नहीं मिल पाता है तो हम क्या करेंगे, हम जैसे ये पूरा पढ़ा दिया, हम थोड़ी देर के लिए साइड हो जाएंगे, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। या नहीं होगा तो आपको मैसेज कर देना है, नेक्स्ट क्लास में सर नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, आपके लिए हम आपका टेलीग्राम का जो अथी है लिंक है उसको हम भेज देंगे, आप क्या करिए वहाँ से नोट डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। हम हर वक्त कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 9वां, इसमें हम बता दें सच्ची भेंट और शिष्टाचार के बारे में। मेरा शिष्टाचार कैसा रहना, अब जो गए डॉन की तरह आए क्लास में डॉन की तरह से बात करें, वैसे नहीं, मतलब किस तरह से एक हमसे जो बड़े हैं उनको इज्जत करना है, ठीक है, छोटे हैं उनको प्यार देना है, ठीक ढंग से बैठना है, ठीक ढंग से हर चीज़ का एक सलीका होता है, ठीक है। तो उसका हम पालन करना है, बोलने का एक तरीका उसका पालन करना है। आया मतलब मान लीजिए हम बेगूसराय पृष्ठभूमि से हम बिलोंग करते हैं तो हम बेगूसराय के तामर हैं, उसका जो बोली स्वभाव वो बोले वो ठीक बात नहीं है। हम मतलब लगना चाहिए जो हाँ एक शिक्षक के रूप में हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको भी लगना चाहिए जो वो कुछ समझा रहे हैं। तो ये होता है हम दोनों का कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, ठीक है, उस पर हम ध्यान देंगे। उसके बाद आते हैं 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया था कि राजा और उच्च अधिकारी, मतलब राजा का मतलब वो और उनके जो अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, प्रजा के हित में हर वक्त काम करेंगे, क्या करेंगे, प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। ये नहीं जो मतलब आप अधिकारी हैं तो आपको कृषि विभाग का दिया तो क्या करें, वहाँ से कर उठा रहा है और राजा को भी नहीं दे रहा। देखिए अगर मान लीजिए हम लोग का जैसे गृह विभाग है, ठीक है, और मान सीधा सा ले लीजिए एक जिला के डीएम को हम उठा लेते हैं। डीएम मेनली क्या होता है, जिला में टैक्स कलेक्टर होता है, वो टैक्स क्या कहता है लेता है और टैक्स ले और जो भी टैक्स उठाए वो क्या करे, सरकार को नहीं दे, तो उससे कैसे शासन व्यवस्था कैसे चले। जब सरकार के पास सरकार की जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी में अगर पैसा नहीं आएगा तो सरकार कैसे किसी को तनख्वाह देगा। तो इस सब पे हमको व्याख्या करना, उसमें जो ध्यान रखना है, ठीक है। उसका 11वां जो होता है धर्म की व्याख्या, धर्म क्या है, बौद्ध धर्म का जो धर्म क्या है उसके बारे में व्याख्या करना है, किसको धर्म कहते हैं उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी किसमें मिलता है, 11वां अभिलेख में हमें इसकी व्याख्या मिलती है। उसके बाद आते हैं 12वां जो है, इसमें जैसे हम लोग क्या करते हैं 5वां जो पढ़े थे महामात्रों की नियुक्ति, लेकिन होता था क्या, जो पुरुष महामात्र रहते थे स्त्री महामात्र नहीं रहते थे। पुरुष महामात्र बहुत सारा क्वेश्चन रहता है जो क्या कहता है जो उनसे नहीं पूछा जाता, तो इसलिए क्या किया था अशोक ने, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति कर दिया, जिससे क्या स्त्री लोग बात करने में ठीक रहे, ठीक। जैसे आप लोग जाते हैं क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म से बिलोंग करते होंगे, चर्च में जाते होंगे, गलती करते हैं या पाप करते हैं, वहाँ क्या करते हैं, वहाँ से पादरी से क्या करते हैं, अपना कन्फेस करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता था, वो जो अपना धार्मिक महामात्र होते हैं उनके सामने कन्फेस करना, ठीक है। इसके बारे में विचारों एवं सभी प्रकार के विचारों का सम्मान की बात, ठीक है, सभी प्रकार के विचारों को सम्मान की बात की गई थी। 13वां ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। इसी में आपके बगल के पड़ोसी 5 यमन राजाओं का उल्लेख मिलता है और साथ ही ये जो है इसमें धर्म प्रचारक भेजने का भी उल्लेख मिलता है, जो जितना भी वो लोग अपने पुत्र को भेजे तो उसके बारे में जिक्र, और साथ ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसमें कलिंग युद्ध हुआ था। और कलिंग युद्ध में जानते हैं, कलिंग युद्ध में कलिंग के जो राजा थे उनके मरने के बाद अशोक की पत्नी थी, वो क्या की, मतलब अपने पिता के तरफ से युद्ध भूमि में उतरी, महिलाओं का एक सेना उतरा, जिसके और अशोक ने जब काटते हुए तो आगे चले गए, जब पीछे घूर के अशोक ने देखा तो इतने रक्तपात थे, इससे इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म अपनाया और साथ ही इनका हृदय परिवर्तन हो गया, इतने रक्तपात इन्होंने किया था। और 14वां जो आता है, जब
किसी राजा का हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो क्या कहेंगे, जितने भी आम जनता है उनका भी क्या कहेंगे, शांति से रहिए और धार्मिक जीवन व्यतीत कीजिए। इसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, आज का क्लास हम इतना ही रखेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। ठीक है, और साथ ही हम आपको जो भी बता रहे हैं उस पर ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद आप डेली करंट अफेयर का क्लास देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।